इस वीडियो की शुरुआत मैं एक ट्रू स्टोरी से कर रहा हूँ। ये है काजल की कहानी, एक सिंपल आईटी इंजीनियर जो इंडिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में काम करती है। 12 साल हो गए इसी ऑफिस में रोज आते हुए। रोज सुबह वो अपने सपनों, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी उम्मीदों के साथ तैयार होती है। रोज की तरह आज भी ऑफिस पहुंचती है, अपनी ईमेल चेक करती है और उसको एक ईमेल मिलता है। उस ईमेल में बोला गया है, प्लीज रिपोर्ट टू मीटिंग रूम 4 अर्जेंटली। काजल जैसे और भी बहुत सारे चेहरे उस रूम के बाहर खड़े होते हैं, सब नर्वस, सब कंफ्यूज। रूम में जाते ही सबके मोबाइल फोन्स ले लिए जाते हैं, गेट बाहर से ब्लॉक कर दिया जाता है और मैनेजमेंट की तरफ से एक बंदा सिर्फ इतना बोलता है आके कि आप सबको अभी के अभी रिजाइन करना है, अगर नहीं किया तो डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन मिलेगी, बिना कोई वजह, एक्सप्लेनेशन या वार्निंग दिए। इन सब को जबरदस्ती रिजाइन करवा दिया जाता है। काजल ने कुछ ही दिन पहले एक नया घर खरीदने के लिए एक बड़ा सा लोन लिया था। उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग जिनके ऊपर ईएमआईज, फैमिली की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स का इलाज और भी बहुत सारे खर्चे थे। इन सब की लाइफ एक सिंपल ईमेल से अपरूट कर दी जाती है और कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई अकाउंटेबिलिटी। आईटी में ले ऑफ्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं। आप आए दिन खबरें सुन रहे होंगे कि इतने लोगों को इन्होंने निकाल दिया, 10,000 लोगों को किसी और कंपनी ने निकाल दिया। एंड सरप्राइजिंगली एंड सैडली देयर इज नो स्क्रूटनी, रिव्यू सिस्टम और एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल। यानी कि वो लोग जिनको एक झटके में निकाल दिया जाता है, उनके पास ना भी किसी तरीके का कोई रिव्यू फाइल करने का या किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प लेने का ऑप्शन है विद इन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये है डार्क रियलिटी आईटी इंडस्ट्री की। एक तरफ बड़े बड़े शीशे में ढली इमारतें हैं, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, और एक तरफ कब नौकरी चली जाए इसका डर। मेरे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और सजेशंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप इन सवालों से सहमत होते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स शेयर कीजिए। अब सोचिए कि आपके घर में एक इंसान है जो महीने की अपनी सैलरी का 20 से 30% हर महीने आपको दे जाता है। इन पैसों से आपका घर चलता है, राशन, भाजी, स्कूल फीस, सब कुछ। और ये आदमी विदाउट फेल पिछले 12 साल से ये काम कर रहा है। फिर एक महीना ऐसा आता है जब वो आदमी पैसे देने नहीं आता। क्या आप एक बार उससे पूछोगे नहीं कि भाई सब कुछ ठीक है, जिंदा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? आखिर 12 साल की मदद यूं ही तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। बट आईटी प्रोफेशनल्स की रियलिटी क्या है? काजल जैसे हजारों इंजीनियर्स सालों तक मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना टीडीएस भरते हैं, नेशन बिल्डिंग में मदद करते हैं, पर एक दिन उनकी जॉब छीन ली जाती है। और क्या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार या पॉलिटिशियन उनकी जिनकी सैलरीज, रैलीज, सिक्योरिटी का पैसा इसी टीडीएस से आता है, कभी पूछते हैं कि भाई इस महीने टीडीएस नहीं जमा कराया, सब कुछ ठीक है? कोई भी नहीं पूछता, ना किसी को कोई परवाह है। तो मेरा पहला सवाल सरकार से है, एस्टेब्लिशमेंट से है। क्यों कोई इंश्योरेंस, सपोर्ट या सेफ्टी नेट नहीं है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो साल दर साल अपने देश को स्ट्रेंथन करने में पूरी मदद करते हैं? अब मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ और आईटी एम्प्लॉइज के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। और इस कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ की फैक्टर्स लिए हैं जिनके बेसिस पे मैं कंपैरिजन करूंगा। तो सबसे पहला फैक्टर लेते हैं फंडिंग सोर्स का, यानी कि इनकी सैलरीज कहां से आती हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट डायरेक्टली देती है और ये पैसा पब्लिक से कलेक्टेड टैक्सेस से मिलता है। ऑन द अदर हैंड जो आईटी में काम करने वाले लोग हैं, इनकी सैलरीज प्राइवेट कंपनीज से आती हैं और ये अपनी सैलरी पे हाई टीडीएस पे करते हैं। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी फैक्टर पे। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो एक्सट्रीमली स्टेबल हैं, ले ऑफ रेयर होते हैं और ऐसे ढेर सारे कानून हैं, लॉ हैं जो उनके टेन्योर को प्रोटेक्ट करता है। वहीं अगर आप आईटी की बात करें तो टेन्योर तो भूल जाइए, ले ऑफ्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं, स्क्रूटनी बहुत हाई लेवल पे होती है और जॉब्स की कोई गारंटी नहीं होती। अब बात करें अगर यूनियन या सपोर्ट की, तो इनका बहुत ही स्ट्रांग यूनियन है। एक कलेक्टिव वॉइस रेस की जाती है अगर जरा सा भी कुछ ऊपर से नीचे हो जाए तो। स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं
और इनके साथ गवर्नमेंट का निगोशिएशन करना बहुत ही कॉमन बात है। इसमें से कुछ भी आपने आईटी प्रोफेशनल के साथ होते हुए नहीं सुना होगा। मेरा अगला फैक्टर है पॉलिटिकल अटेंशन। अब देखो, हमारे देश में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो चाहे जितनी बार आपको ये बोल दे कि वो एपॉलिटिकल हैं, एक डेमोक्रेसी में आप कभी भी एपॉलिटिकल नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं पॉलिटिकल अटेंशन की बात करूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर कंसीडर्ड वेरी क्रिटिकल वोट बैंक। इनको बहुत ही क्रिटिकल वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए पॉलिटिशियंस इनकी डिमांड अपनी स्पीचेज, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में चर्चा में भी रखते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी आईटी इंडस्ट्री में हो रही चीजों को कोई पॉलिटिकल अटेंशन मिलता रहे? कभी नहीं सुना होगा। फिर बात करते हैं टैक्स कंट्रीब्यूशन की। अब ये आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट सैलरीज हैं वो इस ब्रैकेट में हैं ही नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है कि वो 30% या 20% के ब्रैकेट में हो, मतलब लोअर ब्रैकेट में ही रहती हैं। जब से 12 लाख रुपए के लिमिट का कानून आ गया है, तब से ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टैक्स के दायरे से बाहर ही रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, मेजॉरिटी ऑफ आईटी एम्प्लॉइज 20 to 30% के रेशियो में फॉल करते हैं और उनको ये सारा टैक्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंटर की कि क्या होगा अगर इन दोनों में किसी की जॉब चली जाए, मतलब ले ऑफ हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको लीगल प्रोसीडिंग्स का हक है, अपील सिस्टम है और कोर्ट्स के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि उनको एक फेयर एंड फ्री ट्रायल मिले। ऑन द अदर हैंड, आईटी एम्प्लॉइज के पास ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल एम्प्लॉयर के हाथ में होता है और इनके पास कुछ भी नहीं होता अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अब ये कंपैरिजन मैंने इसलिए नहीं ड्रॉ किया कि मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से कोई प्रॉब्लम है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये दो के दोनों लोग नेशन बिल्डिंग में इक्वली हेल्प करते हैं। तो अब मुझे कोई ये बताए कि जब दोनों तरह के लोग नेशन बिल्डिंग में इक्वली हेल्प कर रहे हैं तो दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे देश में 2% लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं और अगर सेक्टर वाइज देखें तो हाईएस्ट टैक्स आईटी प्रोफेशनल्स देते हैं और बदले में क्या मिलता है? इग्नोरेंस, साइलेंस। मेरा अगला सवाल है कॉर्पोरेट हाउसेस से। अभी आप सब ने न्यूज में सुना होगा कि कैसे हजारों एकड़ जमीन एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस को सिर्फ ₹1 महीने की लीज में दे दी गई। भारत सरकार कॉर्पोरेट्स को ना जाने कितने टैक्स बेनिफिट, फैसिलिटीज, फ्री लैंड और बहुत कुछ देती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलता है, सब्सिडीज मिलती हैं और ये सब सिर्फ एक रीजन से किया जाता है कि ये कॉर्पोरेट्स जॉब क्रिएट करेंगे और करते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स क्रिएट नहीं करते हैं, पर भाई जब तुम नेशन बिल्डिंग का प्रॉमिस लेके आते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में भी सोचना होता है। अब एक सिंपल बात समझो, अगर एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को छोड़ता है तो उसे 90 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। नहीं करेगा तो ड्यूज, एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ रोक लिया जाएगा, ये बोल के कि कंपनी के इंटरेस्ट का सवाल है। तो फिर कंपनी का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन एम्प्लॉय का फ्यूचर, उसकी जिंदगी, उसके इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है तो उसके लिए नोटिस पीरियड है, लेकिन फायरिंग के टाइम पे बिना किसी नोटिस एक पल में एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। जैसे कंपनी जब चाहे निकाल सकती है, वैसे ही एम्प्लॉय को भी अपना हक मिलना चाहिए। कंपनी को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। और जब कॉर्पोरेट हाउसेस को सरकार इतना सपोर्ट, लैंड, सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स दे रही है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें? और ये सब कुछ होता है कॉस्ट कटिंग के नाम पे। और फिर यही कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का डोनेशन देती हैं। आप सबको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, पर एक एम्प्लॉय वेलफेयर फंड इनके पास नहीं होता। इसमें सिर्फ मुनाफे की बात। मेरा तीसरा सवाल है पॉलिटिशियन से। इंडिया में तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। अगर 4 मेंबर्स की भी फैमिली माने तो ये नंबर 2.5 करोड़ के आसपास है। 2.5 करोड़, सोचो 2.5 करोड़ जिंदगियां, एक पूरा इकोसिस्टम। पर क्या आपने कभी किसी पॉलिटिशियन को अपनी इलेक्शन रैली में, अपनी स्पीच में ये कहते हुए सुना है कि हम आईटी प्रोफेशनल्स के लिए सेफ्टी नेट बनाएंगे, ऐसा कानून लाएंगे कि जब उनकी जॉब खत्म हो जाए तो उनकी फैमिलीज को सपोर्ट मिले? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि कभी कहा ही नहीं गया है, बोला ही नहीं गया है। क्योंकि पॉलिटिशियंस को लगता है, हमारे लीडर्स को लगता है कि ये 2.5 करोड़ लोगों का इलेक्टोरल रोल इनसिग्निफिकेंट है। इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी जॉब, इनकी सिक्योरिटी, इनका फ्यूचर
किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं आता। अभी अगर किसी दूसरे सेक्टर में जरा सा भी कोई इशू हो जाए तो यूनियन प्रोटेस्ट कर लेती है, पॉलिटिशियन तुरंत वॉइस रेज कर लेते हैं, वोट बैंक दिखता है तो सरकार भी उसमें एक्शन लेती है। पर आईटी सेक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ना प्रोटेस्ट ना प्रोमिसेस। तो मेरा सवाल यह है अपने लीडर्स से कि क्यों ये आईटी प्रोफेशनल्स जो देश की ग्रोथ में इतना ज्यादा हेल्प करते हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्सेस भरते हैं, जो 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, उनको आप पॉलिटिकल एजेंडा से आउट कर देते हो? क्या इनका वोट, इनका वक्त, इनकी जिंदगी आपके लिए इतनी इरिलेवेंट है? और मेरा आखिरी सवाल आईटी प्रोफेशनल से है। आज की रियलिटी ये है कि 90% से ज्यादा कार्ड्स लोन पे हैं, ज्यादातर आईफोन्स लोन्स पे हैं, घर तो लगभग सबके ही लोन पे होते हैं। तो जब आपको पता है कि आईटी की जॉब सबसे रिस्की, वोलेटाइल है, आज है कल नहीं है, तो फिर हम अपनी लाइफ को ईएमआईज के बोझ तले क्यों दबाते जा रहे हैं? क्यों हम एक अच्छी सैलरी देख के लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं जब हमें पता है कि जॉब सिक्योर्ड नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्राइसिस हैंडल करने के लायक नहीं होती है? क्यों हम इमरजेंसी फंड्स नहीं बनाते, इंश्योरेंस नहीं रखते, बैकअप इनकम सोर्स के बारे में नहीं सोचते? हमें सोचना पड़ेगा, हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इन सवालों के साथ मेरे कुछ सुझाव हैं, सजेशंस हैं। पहला, हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें लेऑफ्स के बाद आईटी प्रोफेशनल्स को कम से कम 3 से 6 महीने का बेसिक सेफ्टी नेट या इंश्योरेंस मिल सके, उनकी ईएमआईज को उनके बैंक्स की तरफ से मॉरिटोरियम मिल सके, उनके बच्चों की फीस भरी जा सके, बीमार पेरेंट्स को इलाज मिल सके। और ये पैसा कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी टैक्स के पैसे से लिया जा सकता है जो इस एम्प्लॉई ने सालों साल बेहद ईमानदारी से भरा है। मतलब जो इंसान देश को इतना कंट्रीब्यूट करता है सालों साल तक, उसको क्राइसिस के वक्त में थोड़ा सा सपोर्ट तो जरूरी है ना। मेरा दूसरा सजेशन है कॉर्पोरेट हाउसेस को कि आप अपने फायरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाइए। फायरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, नोटिस पीरियड, हैंडओवर प्रोसेस को सिंप्लीफाई करिए। आखिर सेम ही कंपनी का जब यूएस में 15 दिन का नोटिस पीरियड काफी है, तो फिर इंडिया में 90 दिन का ड्रामा क्यों? और कॉर्पोरेट डोनेशंस का एक हिस्सा वेलफेयर फंड में भी डालिए जो एम्प्लॉय को कभी सपोर्ट करे। और ये सब पॉसिबल है अगर विल हो तो। एंड लास्टली, टू आईटी प्रोफेशनल्स, फर्स्ट, खुद को स्किल अप करो। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, नॉट जस्ट लॉयल्टी। हाँ, थोड़ा हार्श लग रहा है बट सच यही है। अगर आप अपने को स्किल अप नहीं करोगे तो एब्सोल्यूट हो जाओगे। टाइमली स्विचेस प्लान करो। एक जगह बैठ के आपको लगता है कि आप डिपेंडेंसी बना लोगे, जॉब सिक्योर कर लोगे, बट ये सबसे बड़ा मिथ है। जिस दिन आपकी जरूरत नहीं होगी आपको निकाल दिया जाएगा। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रायोरिटी दो, सिर्फ लाइफस्टाइल पे नहीं, सिक्योरिटी पे भी इन्वेस्ट करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खुद को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करो, ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट करो। ईएमआईज और कार लोन सिर्फ तभी लो जब जरूरत हो, जितना बजट हो वैसे ही खर्च करो। अगर छोटे से घर में काम चल सकता है तो एक बड़ा लोन बड़े घर के लिए मत लो। कार या फोन सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। आज का शो ऑफ कल आपको बहुत बड़े अंधेरे में झोंक सकता है। जैसे वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि इफ यू बाई थिंग्स यू डू नॉट नीड, soon you will have to sell things that you need। अगर आपको ये वीडियो किसी काम का लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कीजिए और इस कम्युनिटी को थोड़ा बड़ा बनाइए। आपसे विदा लेता हूँ, साइनिंग ऑफ।